आप देख रहे हैं न्याय टीवी और मैं वृंदावन से योगेश शर्मा। वृंदावन में आश्रमों पे जो कब्जे को लेकर लड़ाइयां चल रही हैं वो थमने का नाम ही नहीं ले रही हैं। कुछ नहीं, कोई बात नहीं थी। रात में मैं खिड़की में से देख रही थी, 5-6 गाड़ियाँ आई थी, तो मुझे लगा पता नहीं गाड़ियाँ क्यों आई हैं आश्रम में सामने। तो मैंने झांक के देखा तो उसमें से कुछ आदमी लोग निकले और पता नहीं क्या क्या बोल रहे थे मेरे घर के लिए कि इन लोगों को बताएंगे, ये लोग बहुत ज़्यादा बोलते हैं, इन लोगों को हम इस तरह से अनटन अभद्र भाषा बोल रहे थे। इतने में मैंने बोला क्या बोल रहे हैं आप लोग, आज यहाँ गली के मुख खड़े होकर इस तरह से बातें ना की जाए, आप जो भी बातें ना आप आश्रम के अंदर जाए। तो बोल रहे कि ज़्यादा बोल रही, नीचे उतर के तेरे को हम बताते हैं। तो सामने आश्रम में से एक संत निकल के आता है, छोटी कट का एक संत है। वो बोले मेरे को कि 2 कौड़ी की औरत तेरी औकात है तो तू नीचे आ, नीचे आके बात करते, तेरे को इतना मारेंगे तू होश भूल जाएगी। अब तेरी बारी है, हम लोगों ने जो हमको करना था वो हम कर रहे हैं, अब तेरी और तेरे पति की बारी है, तुम लोगों को हम बताएंगे। हमने तब भी कुछ नहीं, मैं नीचे उतर के मैंने बोला क्या बोल रहे हो आप, बताओ मुझे क्या बोलना चाहते हो। तब ये आश्रम के अंदर चलेगा, पुलिस वालों के सामने की सारी बातें थी, सब खड़े हुए थे, सब वहां मौजूद थे। वो सबके सामने मेरे को बहुत गंदा बोल रहा था और किसी ने कुछ भी नहीं बोला उन लोगों को। उसके बावजूद भी मैं यहाँ आ गई। आज सुबह की बात है, 5-6 लड़के वहाँ कुंड के वहाँ खड़े हुए थे। मैं सुबह राशन लेने गई थी, वहां से लौट के आई, तब भी बोले थे मेरे को इशारा करके, बोलते यही लेडीज है, इसी के संग में, आप इसी के संग जो कर रहा है वो इसी के संग करना है और इसी के घर के लिए कर रहा है। मैं तब भी कुछ नहीं बोली, मैं चुपचाप आ गई। आज मैं और मेरी फ्रेंड हम लोग दर्शन करके अभी आ रहे थे, गाड़ी में से जैसे हम लोग उतरे तो वो संत जो है वो वहाँ खड़ा हुआ था। वहाँ खड़े होने के बावजूद भी उसने बोला कि है ना, अरे मैं कमर पे हाथ रख के बोला कि अरे इन लोगों को तो मैं बताऊंगा, अभी इन लोगों की हेकड़ियां मैं निकालूंगा, अब तो मेरा राज चलेगा इस गली के अंदर, मैं हूँ जो भी हूँ। और है ना क्या बोलते, 2 कौड़ी के लोगों की कल रात में तो मैंने उतार दी थी, अब तो मैं बताऊंगा। पुलिस वाले सब खड़े हुए थे आश्रम के अंदर। तब मैं यहाँ से गई, मैंने कहा क्या बोल रहे हो तुम, मैंने कहा तुमको तमीज नहीं लेडी से बात करने का, तुम किस तरह से बोल रहे हो। तो बोलते इसने मेरे को मारने के लिए डंडा उठाया कि तेरे को अभी बताऊंगा, अभी तेरे को मारूंगा। तो मैंने बोला कि तुम मार के दिखाओ, मैंने कहा तुम में अगर हिम्मत है तुम मुझे मार के दिखाओ। तो पुलिस वालों के सामने इसने मेरे को मारने के लिए डंडा उठा लिया पुलिस वालों। और उसके बावजूद भी इन्होंने आश्रम के अंदर इतने गुंडे भर रखे हैं, मेरे हम जीना हमारा दुश्वार है, हम बच्चे भी हम बाहर नहीं खेल सकते। ये बुरी वाला आश्रम है, इसमें आए दिन इन लोगों ने कम से कम उस दिन रात में भी 5 गाड़ियां भर के गुंडी बुलाए थे। पिस्तलें इन्होंने हमारी आंखों के सामने इन लोगों ने पिस्तलें भरी थी। ये इन्हीं के आश्रम में इन्हें गुंडे पर रखे हैं। 20 गुंडे मेरे दरवाजे पे मुझे मारने के लिए आए थे आश्रम से निकल के। मैं अपने घर के अंदर थी, मैं अपने दरवाजे के बाहर खड़ी हुई थी, इन्होंने मारने के लिए 50 गुंडे मेरे को मारने के लिए आए। और आश्रम के अंदर आके मैं आई, जैसे मुझे मारने के हुए मेरे विद्यार्थी ने गेट बंद कर दिए और जो प्रज्ञा भारती है उनके गनर ने पिस्तल निकाली मेरे ऊपर कनपट्टी में मारने के लिए मुझे, कि इस साली को मैं बताता हूँ आज इसको मारे डालता हूँ। और पुलिस वालों ने उसके बाद भी जब उन्होंने पिस्तल पकड़ी तो पुलिस वाले आए, पुलिस वालों ने उसको पकड़ा, 2-3 लोगों को पकड़ के लेके गई है साथ में। पर उन लोगों ने मारा और गेट पूरा झंझोर दिया। मेरे बच्चे और मैं पूरे हिल गए। मैं अकेली रहती हूँ, मुझे मेरी सेफ्टी चाहिए, मेरे पति नहीं रहते, मैं अपने बच्चों के साथ अकेली रहती हूँ। ये कुछ भी मेरे साथ कर सकते हैं, मेरे पति के साथ, मेरे बच्चों के साथ कुछ भी कर सकते हैं ये लोग। उनको गिरफ्तार किया तो उनके साथ हथियार भी थे क्या? नहीं, उनके साथ में हथियार भी थे और मैंने नहीं देखा हथियार थे, पर मैंने पिस्तल देखी थी, उन्होंने पिस्तल निकाली थी मेरे को मारने के लिए। और सब पुलिस वाले साथ में खड़े हुए थे। तो पुलिस ने लिया है? मध्य प्रदेश की पुलिस है, वो सांसद है प्रज्ञा भारती, मध्य प्रदेश की सांसद है जो आई हुई है 2 दिन से। और मेरे ख्याल से वो आई है तभी धमैया मचा रहा है, बहुत लड़ाइयां करवा रही है यहाँ के। वो अपने साथ में गुंडे भी लेके आई है, जो गनर है उनके गनर ने ही मुझे मारने के लिए पिस्तल निकाली थी। मेरी फ्रेंड थी ये श्रद्धा, इसने सब कुछ देखा, इसकी आंखों के सामने की सारी बातें हैं। मैं तो यही कहना चाहूंगी, अगर एक महिला सांसद होने के बावजूद दूसरी महिला के साथ अगर ऐसा करती है तो उनको सांसद होने का कोई अधिकार नहीं है। और दूसरी चीज ये भी बोलूंगी, वो एमपी की सांसद हैं, वहां की सांसद होके यहाँ पे गुंडागर्दी कर रही है, ये तो बिल्कुल ही गलत है ना। फिर ब्रजवासी चुप नहीं रहेंगे, कोई भी ब्रजवासी चुप नहीं रहेगा। और फिर ये तो व्यास भागवताचार्य जी की घरवाली हैं, पति इनके यहाँ रहते नहीं है, तो इनके साथ तो कभी भी कुछ भी कर सकता है, कोई भी आके कुछ कर सकता है। तो इस तरीके की गुंडागर्दी वृंदावन में नहीं चलेगी, इस ब्रज क्षेत्र में तो बिल्कुल नहीं चलेगी। कोई भी ब्रजवासी चुप नहीं रहेगा। अगर इस तरीके से कोई भी वारदात होती है तो फिर इनके लिए भी फिर ठोस कदम लिए जाएंगे। इस तरीके से तो बिल्कुल नहीं, कार्रवाई होनी ही चाहिए और इतनी कठोर कार्रवाई होनी चाहिए कि कम से कम आजीवन कारावास ही मिलना चाहिए ऐसे व्यक्ति को। तो हम लोग ऐसी गाड़ी से उतरे तो वो सामने बाबा जी खड़े थे, तो मैं पीछे थी, ये आगे थी, तो वो उल्टा सीधा अंटसंट बोलने लगे। फिर इसने भी बोला, तो बोले अभी तुझे बताता हूँ। फिर थोड़ी देर बाद वो एकदम पुलिस वाले आ गए, फिर उसके बाद वो अंदर चले गए थोड़ी देर में। अब वो पता नहीं कोई एक थे, उन्होंने ये अंदर नहीं जाती तो इसके ऊपर हाथापाई हो जाती, और इतनी लातें मारी हैं गेटों पे, आप देख सकते हो इस चीज को।
और ना तो उनके हस्बैंड थे, बच्चे छोटे छोटे और वो अंदर थे। और मेरा भाई, मेरी चाची का लड़का था, वो बाहर था, मैं बाहर थी, और ये अकेली घर के अंदर दोनों बच्चों को लेके थे। हम हैं मोती झील पर, भूरीवाला आश्रम पर। यहाँ मध्य प्रदेश की सांसद जिन्होंने दिग्विजय सिंह को हराया, प्रज्ञा सिंह, आई हुई हैं किसी संत को देखने के लिए। उनके साथ यहाँ सामने जो रह रहे हैं उनसे कुछ कहा सुनी हुई है। आइए मिलते हैं प्रज्ञा सिंह से और जिन्होंने रिपोर्ट दर्ज की है उससे और जानते हैं क्या है पूरा मामला। घटना हुई है, इसमें आरोप लगाया जा रहा है कि आपके लोगों ने उन पर आक्रमण किया और गाली गलौज। हाँ, मैं यहाँ आई हूँ, तब से मुझे निरंतर गालियों की बौछार मेरे ऊपर की जा रही है। मुझे ये समझ में ही नहीं आ रहा है कि आखिर यहाँ ये माहौल सब क्यों है। यहाँ मैं दर्शन करने के लिए आई और सूचना देते हुए आई हूँ, और जब मैं यहाँ आई और वहाँ से निकल रही थी तो वो व्यक्ति जिसका नाम मुझे बाद में जानकारी लगी, कोई नागेंद्र करके है, उसकी पत्नी, मेरी गाड़ी वहाँ फंसी, उसकी गाड़ी एक तरफ खड़ी है, रेत एक जगह पड़ी हुई है उसके ठीक बाजू में, तो गाड़ी को निकलने को मेरी जगह नहीं थी। जब गाड़ी निकली तो उसमें कोई वायर पड़ा हुआ था, वो वायर हमारी गाड़ी में फंसा। हमारे लोग गाड़ी निकालने लगे और आपस में जो चर्चा कर रहे थे उसमें लगा कि आखिर गाड़ी यहाँ क्यों खड़ी, कौन है जिसकी गाड़ी खड़ी है यहाँ। तो आपस में ही किसी ने कहा कि ये बाजू में एक, क्योंकि यहाँ की सिक्योरिटी भी थी साथ में, इंस्पेक्टर थे, उन्होंने कहा ये बाजू वाले का होगा। हम लोग ये चर्चा, मैं गाड़ी में बैठी थी और इस तरह से ये लोग गाड़ी निकाली और आगे बढ़े, लेकिन आगे बढ़े उसके पहले तो महिलाएं गाली गलौज करने लगी। तो मुझे लगा कि किसी को दे रही होगी, कोई तो कारण होगा, कुछ कहाँ लड़ाई झगड़ा क्यों होने लगा। और वो महिला तो लगातार बुरी तरह से गालियाँ देती रही, और जब मेरा नाम लेके उसने गालियाँ दी कि सांसद आ गई हैं तो यहाँ गुंडागर्दी करेंगी, तो इस तरह से तो मुझे समझ में आया कि ये मुझे मेरे लिए बोल रही है। कुछ कहते बिना कुछ कहे हुए हम आश्रम में आए। मैंने ऐसे यहाँ इसको बुलाया, चौकी इंचार्ज यादव को। मैंने कहा कि इस प्रकार से वो अभद्र गालियाँ दे रही है, ऐसा क्यों है भाई, मुझे तो कोई लेना देना नहीं था, मैं तो आई हूँ बस दर्शन करने के लिए। जब ऐसा कहा तो उसने सुन लिया इंचार्ज ने और कुछ कहा नहीं। आज दोपहर में 12 बजे से बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्ला के वो गालियाँ दे रही थी। अब गालियाँ भी देना है और शिकायत भी करना है, तो मुझे तो ये समझ में ही नहीं आ रहा है। मैं तो बाहर निकली नहीं। फिर यहाँ और अधिकारी आए, SHO आया, तो बाहर ये लोग खड़े थे, उनको किसी ने रोका नहीं, वो गालियाँ देते रहे। और जब हमारे नाम से भी गालियाँ कुछ देने लगे तो हमारे PSO हमारी सुरक्षा के लिए, यहाँ की सिक्योरिटी तो कुछ कह ही नहीं रही है। तो हमारे PSO जब आगे बढ़ के उसको रोकने के लिए गए तो यहाँ के पुलिस वालों ने उनको पकड़ा और अंदर लेकर के गए। वो अभी भी अंदर हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये सब पूर्वाग्रह से ग्रसित और एक षड्यंत्र के तहत हो रहा है कि भाई यहाँ जो आएगा उसको ये प्रताड़नाएं सहन करनी पड़ेंगी। मैंने यहाँ आकर के देखा कि स्वामी दर्शनानंद जी के ऊपर इतना बड़ा हमला हुआ, वो अभी भी सिर में चोट है, दूसरे स्वामी जी उनको सिर में चोट है, एक पुजारी जो अभी तक घायल है वो मेंटली डिस्टर्ब हो रहा है। 4 दिन बाद इन सब पे कोई कार्रवाई नहीं, एक कार्रवाई नहीं हो रही है। ये पुलिस का रवैया है। यहाँ जो CO आया उसने मुझे हड़काया, मतलब मेरे पास महिलाएं भजन कर रही थी और ये इनको आते हुए देख के उन्होंने भजन बंद किया, तो उनको डांट रहा है कि तुम लोग यहाँ क्यों हो। मैंने कहा भाई आप मुझसे मिलने आए, मुझसे बात करिए। मैडम, इस आश्रम में पहले भी एक घटना हुई थी और ये आश्रम संदिग्ध है, यहाँ विवाद चल रहा है। ऐसे में आपका यहाँ आना क्या आपको संदेह के घेरे में खड़ा नहीं करता? प्रश्न आपका मुझे लगता है अनुचित है। आपके रिश्तेदार, गलत कर दिया तुमने, आपके रिश्तेदार यदि बीमार हैं आप देखने जाएंगे, यदि उनके ऊपर किसी ने हमला किया है आप मिलने जाएंगे या नहीं? भाई सन्यासी हैं, अगर उनके ऊपर हमला हुआ है, उनकी जान पे बनाई है, मैं तो इतने समय बाद आ रही हूँ, मुझे तो लगता है शायद मैं लेट हो गई हूँ आने में। मुझे तुरंत आना चाहिए था क्योंकि वो घायल थे और बुरी तरह से घायल थे। मैं आज आई हूँ, क्या ये मानवीय संवेदना नहीं? मैं पूरे समाज के लिए खड़ी हूँ, तैयार खड़ी हूँ। हर कोई अगर कोई तकलीफ में है मैं उसके लिए खड़ी हूँ। तो क्या सन्यासी समाज को मैं छोड़ दूँ? सांसद जी, वो स्वामी जी जो अभी भी किसी से कुछ नहीं कह रहे हैं, अगर वो घायल है तो मैं उनके पास आई हुई संवेदना गलत है? क्या मैं जानवर हूँ? आपका प्रश्न ही गलत है। सांसद जी, आपने पुलिस पर सवाल उठाया कि पुलिस ने, लोकल जो पुलिस थी उसने सपोर्ट नहीं किया और आपसे भी कुछ, बिल्कुल सपोर्ट नहीं किया। आपको योगी जी की सरकार है, पुलिस साधु संतों के लिए कही जाती है, आपको बिल्कुल साथ सपोर्ट नहीं किया। मैंने DGP से बात की अभी, उसके बाद अभी मैंने
जो सीनियर एसपी हैं उनसे बात की। उन्होंने कहा कि मेरे संज्ञान में बात आ गई है, मैंने कलेक्टर को बताया मेरे संज्ञान में बात आ गई है और मैं अभी तुरंत कार्यवाही करता हूँ। ये अभी जस्ट की बात है और अभी तक ये लोग परेशान कर रहे थे। अब मेरा प्रश्न ये है कि जिस व्यक्ति के ऊपर 307 लगी है, जिस व्यक्ति के ऊपर इस पूरे हमले में संदिग्ध है वो, और उस व्यक्ति की द्वारा गालियां दी जा रही हैं, उस व्यक्ति की पत्नी के द्वारा गालियां दिलवाई जा रही हैं और उसको कोई कुछ नहीं कह रहा। आपने प्रश्न किया कि वो आरोपी है बलात्कार का, वो आरोपी है इस प्रकरण का, वो उसकी गाड़ी में हूटर लगा है किस अधिकार से? मतलब अच्छी खासी गुंडागर्दी है ये तो। और वो व्यक्ति मुझे गालियां दे रहा है और उसका पुलिस संरक्षण कर रही है, यहाँ की पुलिस। ये जो यहाँ चौकी इंचार्ज यादव है वो खुले रूप में उनका समर्थन कर रहा है। जो सीओ है वो उनका पूरी तरह से जो मन उसको वो बना करके मेरे पास आया था वो पूरी तरह से उनके पक्ष में था। मैंने कहा क्या बात करूं तुमसे, जो SHO वो गड़बड़ है। आखिर में हम किससे कहें, यहाँ मैं तो असुरक्षित हूँ। तो क्या लगता है कि यूपी पुलिस का जो रवैया है वो यहाँ मथुरा में मैंने यहाँ देखा वृंदावन में कि ये जो मैंने नाम स्पष्ट बता रही हूँ, इस पोस्ट पे वो लोग बैठे हुए हैं, ये बिल्कुल अभद्र व्यवहार कर रहे हैं। मैंने DGP से यही बात कही, मैंने उनसे SP सीनियर SP से यही बात कही। अभी मैं आगे भी कार्रवाई करूंगी। मुझे ऐसा लग रहा है कि स्वामी जी को अगर कोई मिलने आएगा तो उनके जो भी मिलने आएगा वो उनको आक्रमण करेंगे, उनके ऊपर गाली गलौज करेंगे और सब करेंगे। मतलब कोई इंसान पूरी इंसानियत छोड़ के साधु संतों को देखने भी नहीं आ सकते। क्या सोचते हैं आप? मतलब यार CCTV कैमरे भी लगे हुए हैं, CCTV कैमरे लगे हुए हैं। अगर घटना हुई है तो उसमें है, आप मीडिया को दीजिए कि ये घटना हुई है। सुनिए देखिए, उन्होंने कोड बदला है इसका। कुछ तो यहाँ कैमरे में गड़बड़ी उन लोगों ने की है जो तोड़ने फोड़ने यहाँ पर आए हुए थे। उन्होंने पूरा कोई कार्रवाई नहीं हुई। मैं कह रही हूँ, मैंने तो यहाँ करके जाना इस बात को कि क्या क्या हुआ, और पूरा जाना भी नहीं अभी तो, क्योंकि मैं रात को दर्शन करके आई, उसके बाद मैं थक गई थी तो मैं लेट गई। अभी तक मैं कुछ जानकारी लूं उसके पहले तो ये सब होने लगा। आखिर में क्यों ये 307 का आरोपी बाहर क्यों है? वो गाली गलौज देने के लिए। उसकी गाड़ी में हूटर लगा है किस अधिकार से? वो बलात्कार का आरोपी है। क्यों? सरकार तो आपकी है, सरकार आपकी है, आप कार्रवाई करवाइए। मैंने कहा ना, यहाँ पर पुलिस संदिग्ध है, उसकी गतिविधियां संदिग्ध हैं। जब पुलिस सांसद की नहीं सुन रही तो क्या आम जन की? मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ। जब वो सांसद की नहीं सुन रही है तो निश्चित रूप से ये जो अपराध हो रहे हैं ये उसी के अंतर्गत हैं, ये जो षड्यंत्र हो रहे हैं उसी के अंतर्गत हैं। स्वामी दर्शनानंद जी और जो स्वामी यहाँ जो घायल हैं उनकी कोई सुनवाई इसीलिए नहीं हो रही है क्योंकि यहाँ दादागिरी चल रही है।